नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है करंट का टॉपिक है और जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी जो है कुछ समय पहले ही चुनाव हुए दिल्ली के और दिल्ली की सत्ता परिवर्तित हो गई है। तो दिल्ली के बारे में समझेंगे, दिल्ली की संरचना कैसी है, दिल्ली की सरकार कैसी होती है, उसके बारे में सारी हम जो है जानकारी आज इसमें लेकर के आए हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपके वनडे एग्ज़ाम हो गए या फिर आपके जो अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी जो है आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की सरकार एक्चुअल सरकार कैसी है। दिल्ली हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है ना? तो उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्या है दिल्ली की संरचना और कैसी होती है उसकी सरकार। और सबसे बड़ी चीज़ इसका जो हम ओवरव्यू जो लेकर चलेंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलेंगे, वो लेकर चलेंगे संवैधानिक, प्रशासनिक। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है संविधान के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान में इसका क्या रूल दिया हुआ है, क्या क्या इसमें नियम है, वो हम देखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सरकार कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिल्ली सरकार फॉर्म कैसे होती है, दिल्ली सरकार में दिल्ली गवर्नमेंट कैसे चलती है, ये सारी बातें जो हैं हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और थोड़ा करंट का टॉपिक भी है तो सोचा कि इसको क्यों ना क्यों बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि भाई दिल्ली सरकार ऐसी होती है। और इसके बारे में अगर समझना है तो पूरा पूरा आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आज इस क्लास को करके हम पूरी बात दिल्ली की समझ लेते हैं, है ना? चलिए देखते हैं दिल्ली। ये दिल्ली का इमेज भी देख लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको आपको इसके बारे में समझना है और इसी से संबंधित जो है पूरा आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो दिल्ली राज्य के महत्वपूर्ण बिंदु, दिल्ली का गठन हम समझ लेंगे। ठीक है, दिल्ली का गठन, फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली कैसे हुआ। ठीक, फिर दिल्ली का संवैधानिक दर्जा और दिल्ली सरकार का अधिकार क्या है, ये भी देखेंगे। दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखेंगे। फिर दिल्ली में जो डीडीए, जो नगर निगम है, उसके बारे में समझेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था समझेंगे। दिल्ली की चुनावी प्रणाली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो आप जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। फिर दिल्ली की विशेष स्थिति और उसका संवैधानिक आधार, दिल्ली एक विशेष स्थिति में है, कैसी स्थिति है वो भी हम अभी समझाएंगे आपको। फिर केंद्र राज्य संबंध क्या है इसमें, कैसे कैसे सी गवर्नमेंट चलती है, उपराज्यपाल की भूमिका और उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है उसकी क्या इसमें रोल होता है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, दिल्ली बहुत ही, अगर देखा जाए, हमारी राजधानी है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इस राज्य में। क्यों है, क्योंकि भाई केंद्र शासित प्रदेश भी माना जाता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि यहाँ पे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का क्या रोल है, यहाँ पे सीएम का क्या रोल है। यहाँ पे अभी तक जो अरविंद केजरीवाल, उसके बाद जो अतिशी बनाई गई थी, उनका इसमें क्या रोल था। और उससे पहले और भी सीएम हुए, शीला दीक्षित हुई है ना, तो और भी सीएम थे। तो इनका क्या रोल है, यहाँ पे मुख्यमंत्री क्यों दिया जा रहा है, और प्लस फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी क्या रोल है, क्यों इन दोनों को एक बैठाला गया। भाई पता लगा लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग पार्टी का है और सीएम अलग पार्टी का है, तो इसमें मतभेद पैदा होगा। तो मतभेद की स्थिति आपने अगर अगर देखी हो तो खूब देखने को मिली होगी। आम आदमी पार्टी थी अभी कुछ दिनों पहले और इधर केंद्र में बीजेपी पार्टी है, तो इनमें हमेशा मतभेद होता रहता है। वो कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर फाइल साइन करके नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीएम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। तो ये जो है कुछ ऐसी, उपराज्यपाल की क्या भूमिका है, सीएम की क्या भूमिका है, क्या रोल है, वो भी सब हम सारे सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको आज इस क्लास में बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, आप जरूर इसको पूरा एक्सेस करिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम आज इस क्लास में देखेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आज
इस क्लास में एक और अच्छी चीज लेकर के ये आया हूँ कि मैं आपको सारे, जैसे मान लीजिए जो जो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए तो है ही ये पूरा, लेकिन जो मान लीजिए स्ट्रक्चर बेस्ड जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए दिल्ली सरकार के बारे में लिखने को आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट डाले हुए हैं। वो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली का संवैधानिक दर्जा और दिल्ली सरकार का अधिकार, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के रूप में क्यों परिभाषित किया किया गया है, दिल्ली को अन्य राज्यों से अलग क्यों माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यही हो गया, ठीक है, कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर क्यों परिभाषित किया गया है और दिल्ली को अन्य राज्यों से अलग क्यों माना जाता है। अन्य राज्य मतलब आप जानते ही हैं हमारे भारत में राज्य अलग अलग राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, तो ये सब राज्य जो हैं इनसे अलग क्यों है, केंद्र शासित राज्य क्यों अलग होते हैं, क्या इनमें ऐसी चीजें निहित की जाती हैं जो इस वजह से ये अलग हो जाते हैं, और जो पूर्ण राज्य होते हैं उनका क्या, वो कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों का वितरण कैसे होता है, क्या दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बन गया दूसरा वाला। तो देखिए इसमें दोनों बातें आ गई, दिल्ली का संवैधानिक दर्जा और दिल्ली सरकार का अधिकार, इन दोनों में दोनों बातें इसमें इस दो क्वेश्चनों में इस बात को हम जिक्र कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपका सामने आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के तहत दिल्ली के विशेष दर्जे और अधिकारों को स्पष्ट करें, दिल्ली विधानसभा के अधिकारों का की सीमाएं क्या है। देखिए अब दिल्ली में तो विधानसभा है, आप सभी जानते हैं दिल्ली में विधानसभा है, 70 सीटें हैं, है ना, 70 सीटें हैं विधानसभा की टोटल। तो 70 सीटों में इनकी सीमाएं क्या निर्धारित है, भारतीय संविधान के तहत दिल्ली को विशेष दर्जे का अधिकारों को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम दिल्ली को इसमें समझने वाले हैं। फिर देखिए दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा नंबर 2 पॉइंट, उसमें देखिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, दिल्ली में सरकार का कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है और केंद्र सरकार के प्रभाव को कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी कार्यप्रणाली को भी देख लेंगे और केंद्र सरकार के प्रभाव को भी समझ लेंगे कि केंद्र सरकार का क्या इसमें इंटरफेरेंस रहता है, वो भी हम इसमें बातें करने वाले हैं। फिर देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच शक्ति का वितरण किस प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जैसे आर ओ वगैरह जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दिल्ली के पुलिस बल और कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार का प्रभाव है। ठीक है, इस पे भी देख लेते हैं, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का क्या प्रभाव है, ये देखेंगे दिल्ली की पुलिस बल पर और कानून व्यवस्था की स्थिति पर। ठीक, उसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए और नगर निगम। ठीक है, डीडीए जैसे जैसे यहाँ लखनऊ का एलडीए है ना, लखनऊ का होता है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे यहाँ का दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण। ठीक, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए का क्या कार्य है, इसका दिल्ली के विकास में क्या योगदान है। देखिए सारी बातें, सब क्वेश्चन देखिए इसी में से बन रहे हैं। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था में देख लेंगे, दिल्ली में न्यायिक प्रणाली का ढांचा क्या है और दिल्ली उच्च न्यायालय की भूमिका क्या है। ठीक, दिल्ली में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों को विश्लेषण करें। तो ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं आगे, आप देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन सारे हैं, हमने करीब 12-13 क्वेश्चन इसमें तैयार किए हैं, आप देख लीजिए, आप एक सरसरी निगाह डाल लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसमें समाहित करने वाले हैं। दिल्ली में चुनावी प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए आप, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति और उस प्रभाव को विश्लेषित करिए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का रोल खत्म हो चुका है, इसमें सरकार से गायब हो चुकी है, अब जो है बीजेपी का कोई सीएम जो है शपथ लेगा इसमें। ठीक है, तो फिलहाल में अभी इसको समझ लेंगे। फिर दिल्ली राजधानी क्षेत्र एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की अवधारणा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का क्या कार्य है, ये भी समझेंगे। फिर ये सारी चीजें जो है, संविधान, दिल्ली विशेष स्थिति और उसका संवैधानिक आधार, केंद्र राज्य संबंध। ठीक, फिर दिल्ली के आर्थिक और सामाजिक मुद्दे जैसे जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, शहरीकरण, ये सब बातें देखेंगे। फिर दिल्ली की शहरी विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य योजनाओं की भूमिका क्या है। फिर दिल्ली की पुलिस बल की संरचना देख लेंगे, सुरक्षा और दिल्ली में क्या क्या है, राज्यपाल की भूमिका क्या है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से
हो सकता है पूछे जा सकते हैं। ये 13 क्वेश्चन है दिल्ली से संबंधित, जो कि मैंने कोशिश किया है कि आपको सारे इसमें डाल दिए जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हमारा जो है मेन वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम समझते हैं इस चीज को, दिल्ली का फॉर्मेशन, दिल्ली का गठन कैसे क्या है। तो दिल्ली का गठन एक ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। ठीक, भारतीय संविधान में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक, एनसीआर, एनसीआर शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है नेशनल यानी राष्ट्रीय, कैपिटल यानी राजधानी, रीजन यानी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। दिल्ली का प्रशासनिक नियंत्रण पहले ब्रिटिश शासन में था। किसमें था? ब्रिटिश शासन में था। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह देश की राजधानी बनी। ठीक, 1947 के बाद ये देश की राजधानी बन गई, दिल्ली कहा गया। ठीक, देखिए दिल्ली पे हमेशा, दिल्ली एक गद्दी मानी जाती है। इस पे सभी जितने भी आक्रमणकारी हमारे भारत में आए, चाहे मुगल हो, चाहे जितने भी पीछे के आप सारे ले लीजिए, मुगलों को और खास करके ब्रिटिशर्स, ये सब जो थे ये सब आक्रांता थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली को मेन हब माना, क्योंकि जो पूरा भारत है वो दिल्ली से ही क्या होता था, रेगुलेट होता था। ठीक, तो इसको जो है इन्होंने राजधानी बनाया। और फिर भारत जब आजाद भारत हुआ तो उसने भी इसको राजधानी का नाम दे दिया। 1966 में दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश वे होते हैं जहाँ पे केंद्र का भी शासन लागू होता है। ठीक, केंद्र मतलब सेंटर में जो सरकार होती है, जहाँ जिसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे नियुक्त होता है, बनता है, पॉइंट इलेक्ट होकर के, सांसदों को इलेक्ट करके, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो उनका मुख्य नेता होता है वो बनता है। और फिर उसके बाद वो जो पार्टी होती है वो पार्टी यहाँ पर भी क्या करती है, अपना शासन चलाती है। ठीक, तो ये बात हो गई, में घोषित किया गया। हालांकि दिल्ली का गठन केंद्र सरकार के अधीन था, लेकिन 1991 में दिल्ली को एक विधायी विधानसभा, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ एक विशेष स्वायत्तता दी गई। 1992 में दिल्ली विधानसभा अधिनियम, दिल्ली असेंबली एक्ट पास किया गया, जिसके तहत दिल्ली को एक उपराज्य, यूनियन टेरिटरी और साथ ही कुछ स्वायत्तता प्राप्त राज्य की स्थिति दी गई। स्वायत्तता प्राप्त राज्य मतलब कुछ ऐसे मामले जिसमें मतलब आपकी जो विधानसभा है, यानी आपका जो जो यहाँ पे राज्य है, उपराज्य बनाया गया, उसको क्या करा जाएगा, उसको कुछ पावर्स दी जाएंगी। मतलब इस पे ये काम कर सकते हैं। सेंटर के पास भी कुछ पावर रहेंगी, जो इसमें सेंटर के पास रहेंगी वो सेंटर की होंगी, और जो राज्य की होंगी, स्टेट की होंगी, वो स्टेट की रहेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स निर्धारित कर दिए गए जिसपे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, जो विधानसभा है, जो भी सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री होगा, वो उस पर काम करेगा, और बाकी सेंट्रल के पास रहेंगे। तो सेंट्रल के लिए अब ये समझ लो, जो एलजी बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो इस पे काम करता है। ठीक, तो बात सीधी सीधी यही है। उसके बाद आके देख लेते हैं दिल्ली चुनाव की ऐतिहासिक तथ्यों की सूची, यहाँ पे हमने लगाई हुई है, तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 1993 में, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का पहला आयोजन 1993 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 48 सीटें जीती थी। कितनी? 48। और चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, चरण सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। अब देखिए यहाँ पे पहला चुनाव कब हो रहा है? 1993 में। ठीक, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव 1998 का देख लेते हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें जीती थी। शाही राम यादव मुख्यमंत्री बने थे। कौन बना था? सही राम यादव। ये सही राम, कहीं पे शाही लिखा मिलता है, कहीं सही राम लिखा मिलता है, तो हम यहाँ पे सही राम लिखा हुआ है, तो सही राम यादव जो थे बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद 2003 में बीजेपी फिर से राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव जीती और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी। कौन बनी थी? सुषमा स्वराज यहाँ पे मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद फिर आ जाते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2008 में कांग्रेस पार्टी ने 43 सीटें जीती और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, जिनकी यह तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी थी। ठीक, उसके बाद 2013 में देखिए आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 32 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में हुआ।
फिर आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और 70 में से 67 सीटें जीती थी। कितनी? 67 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ विवाद के बावजूद दिल्ली के विकास में कई योजनाएं बनाई। ठीक, उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ, फिर आम आदमी पार्टी ने फिर इसमें बड़ी जीत ली और 62 सीटें जीती और अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। ठीक, तो ये कुछ डेटा है। अब उसके बाद 2025 में चुनाव हुआ। 2025 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? कमेंट करके आप बताइए, बीजेपी ने कितनी और आम आदमी पार्टी ने कितनी, ये आपको बताना है कमेंट करके। और कौन मुख्यमंत्री बन रहा है या कौन बनेगा, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, ये आपके ऊपर छोड़ दिया हमने। 2025 का चुनाव संपन्न हो चुका है, 8 तारीख को नतीजे आ चुके हैं और क्या है, अब सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। ठीक, दिल्ली का संवैधानिक दर्जा और दिल्ली सरकार का अधिकार। अब यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने जा रहा है, ये आपको समझना है। इसमें संवैधानिक दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू है दिल्ली सरकार के लिए, वो देख लीजिए। देखिए, दिल्ली का संवैधानिक दर्जा और दिल्ली सरकार के अधिकारों का सवाल एक जटिल और संवैधानिक मामला है। ठीक, क्यों? दिल्ली सरकार के अधिकारों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भाई यहाँ पे एलजी भी बैठ रहा है, यहाँ सीएम भी बैठ रहा है। दिल्ली को संविधान के अनुच्छेद 239 ए, क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 239 ए के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त है, जो इसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग करता है। दिल्ली का संवैधानिक दर्जा और इसके अधिकारों को समझने के लिए हमें पहले दिल्ली की संरचना और प्रशासनिक ढांचे को जानना होगा। तो देखते हैं पहले क्या है दिल्ली का संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिल्ली। देखिए, दिल्ली जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहा जाता है और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके पास कुछ विशेष अधिकार और स्वायत्तता है। ठीक, कुछ विशेष पावर है। देखते हैं, दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यह एक विशेष क्षेत्र है। इसका संवैधानिक दर्जा संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था। ठीक, अनुच्छेद 239 ए के अनुसार दिल्ली को एक विशेष प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचा मिला है। इसके तहत दिल्ली में एक दिल्ली विधानसभा और एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है। दिल्ली के मामले में उपराज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं और केंद्र सरकार के पास दिल्ली के प्रशासन में गहरा प्रभाव है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखिए, दिल्ली सरकार का अधिकार क्या है? दिल्ली में एक मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा होती है, जिनके पास कुछ सीमित अधिकार होते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो दिल्ली के नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के अधिकारों की सीमा केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणियां क्या क्या हैं देखते हैं, आइए। जैसे पहली श्रेणी है विधायिका। क्या है विधायिका? दिल्ली की विधानसभा 70 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। अभी चुनाव हुआ। विधानसभा दिल्ली के लिए कानून बना सकती है, लेकिन यह केवल उन विषयों तक सीमित है जो न्यूनतम मामला स्टेट लिस्ट में आते हैं। यानी जो मामले स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं वही आएंगे, जो मतलब आपको अलॉट कर दिए गए, भाई इसी पे आप कानून बनाइए। इसके अलावा आपके पास कोई और राइट नहीं है कि फलाना भी बनाए दे रहे हैं, ये भी बनाए दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस पे भी आपने कानून बना दिया। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? सेंटर के अंडर में आती है। ठीक है, शिक्षा, दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा नीतियां बना सकती है। ठीक, पहला पॉइंट है। दूसरा, स्वास्थ्य, दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों का संचालन में सक्षम है और बनाती है, इस पे कानून बना सकती है। बिजली और पानी, दिल्ली सरकार जल आपूर्ति और बिजली वितरण के मामलों में निर्णय ले सकती है। सामाजिक कल्याण, दिल्ली सरकार गरीबों और वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है। दूसरा देखते हैं कार्यपालिका, है ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स। दिल्ली सरकार को कार्यपालिका के रूप में प्रशासन चलाने का अधिकार है। जैसे निगम, दिल्ली के नगर निगम को, जो स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करता है, दिल्ली सरकार के अधीन है। फिर विभागीय संचालन, दिल्ली सरकार के पास विभिन्न विभागों का संचालन और निगरानी करने का अधिकार है। जैसे परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण, निर्माण नियमन, है ना, आदि। ये सब
चीजों पे क्या करती है दिल्ली जो है अपना काम कर सकती है। उसके बाद आगे देखते हैं केंद्र सरकार के अधीन अधिकार। अब सेंटर के क्या अधिकार है वो देख लेते हैं। दिल्ली सरकार के पास कुछ सीमित अधिकार है, खासकर उन मामलों में जो केंद्र के विषयों यूनियन लिस्ट से जुड़े होते हैं। दिल्ली के मामले में केंद्र सरकार का प्रभाव बहुत अधिक होता है। दिल्ली में जो मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, पुलिस और कानून व्यवस्था जैसे मामलों से जुड़े होते हैं, उन पर केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। समझ में आई बात? केंद्र सरकार इन मामलों पे बखूबी नियंत्रण करती है। ठीक, फिर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र के पास पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर पूरी शक्ति है। ठीक, फिर देखते हैं दिल्ली के विकास और भूमि संबंधी मामले। दिल्ली के भूमि उपयोग विकास योजना में केंद्र का दखल होता है, क्योंकि दिल्ली में भूमि के मुद्दे और शहरी नियोजन की दिशा केंद्र के नियंत्रण में होती है। ठीक, दिल्ली राज्यपाल का हस्तक्षेप, दिल्ली उपराज्यपाल, सॉरी यहाँ पे राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होगा। दिल्ली का उपराज्यपाल केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होता है और वह दिल्ली सरकार के कामकाज में अहम भूमिका निभाता है। राज्यपाल का यह अधिकार केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियों के तहत होता है। ठीक है, केंद्र सरकार इनको पावर देती है उपराज्यपाल को, और उसके बाद ये जो है इस पर काम करते हैं। फिर उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित बिलों को स्वीकृति देने का अधिकार है। जैसे ये इन्होंने बिल पास किए तो उपराज्यपाल इन पर स्वीकृति देता है, लेकिन वह केंद्र सरकार के आदेश से इन्हें रोक भी सकता है। अगर मान लीजिए केंद्र नहीं चाह रही है कि ये बिल लागू हो तो उसे रोक देता है, होल्ड कर देता है। ठीक, उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फैसलों पर नियंत्रण रख सकते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि यह केंद्र सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाता तो वह उसे केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। ठीक, उपराज्यपाल का यह अधिकार दिल्ली सरकार के कार्यों को सीमित करता है और केंद्र सरकार के प्रभावों को सुनिश्चित करता है। फिर दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की संभावना। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का सवाल हमेशा चर्चा में रहता है। इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क दिए गए जाते हैं, देखिए क्या क्या है। पहला, राज्य को दर्जा देने के पक्ष में तर्क क्या क्या है। पक्ष में तर्क देखिए क्या है। लोकतांत्रिक स्वायत्तता, यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल जाता है तो दिल्ली सरकार को अपनी नीतियां जैसे फैसले अधिक स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकेगा। जैसे मान लीजिए अभी इससे पहले मैंने अभी बात करी कि इन्होंने बिल बनाया विधानसभा में, अब बिल बनाया उपराज्यपाल ने होल्ड कर दिया, या केंद्र सरकार ने कहा इसको नहीं लागू करना है, तो धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि मान लीजिए अगर पूरा राज्य होगा तो उस पर जो है अपना बिल बनाएंगे, अपना पास करेंगे, अपनी जो भी चीजें करनी होगी करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया सकेगा जब क्या है इनके पास पूरा अधिकार होगा। फिर स्थानीय मुद्दों पर नियंत्रण। दिल्ली की सरकार को स्थानीय मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास कार्यों पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा, या केंद्र से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगी। मान लीजिए इनको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, परिवहन, प्रदूषण, इन सब पे जो है इन मामलों पे इनके नियंत्रण कर सकते हैं बखूबी, जिससे इनको जब राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये अपना काम आसानी से कर सकते हैं। फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का संतुलन। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संपर्क और तालमेल हो सकता है, और दिल्ली के नागरिकों के लिए अधिकारों को बेहतर संरक्षण होगा। ठीक है, ये तर्क हैं, 3 पॉइंट हमने इसमें डाले हैं। तो ये तर्क है दिल्ली के लिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। अब इसके खिलाफ तर्क क्या है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक, सबसे बड़ा तर्क है, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दे हैं। केंद्र का इसमें नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भाई जैसे केंद्र है, सेंटर है, अब सेंटर का मतलब सेंटर कहाँ बैठेगा, जहाँ राजधानी होगी। अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सेंटर कहाँ बैठता है, लखनऊ में। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कहाँ बैठता है, भोपाल में, है ना। तो भाई जहां उसकी राजधानी होगी वही ना बैठेगा। अब भाई इसमें यही बात है कि अगर दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो भाई फिर सेंटर तो खोखला हो जाएगा, फिर उसको अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी, फिर उससे मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा कि भैया यहाँ जगह बना लें, तो वो कहेगा हाँ बना लो, वो कहेगा नहीं बनाओ तो भाई पता नहीं कहाँ बनाओ। तो ऐसी कुछ बातें भी हैं इसमें। ठीक, फिर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव। यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच और अधिक टकराव हो सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आ सकती है।
फिर अगला पॉइंट क्या है, दिल्ली को विशेष दर्जा, दिल्ली की स्थिति और इसके प्रशासन को देखते हुए यह माना जाता है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है और इसका विशेष महत्व है। तो घूम फिर के बात वही है, राष्ट्रीय राजधानी है ना, तो इसको नहीं देंगे राज्य का दर्जा। ठीक, अब देख लेते हैं दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा। इसमें देखते हैं दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, हमने आपको बता दिया, लेकिन साथ में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी दर्जा प्राप्त है। दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है, जिसे इसे विशेष प्रशासनिक स्थिति मिलती है, इसे स्पेशल टाइप की क्या है एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है। ठीक है, दिल्ली में एक विधानसभा, ठीक, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के रूप में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार का प्रभाव भी मजबूत रहता है। ठीक, दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा 3 प्रमुख अंगों में बटा हुआ है, केंद्र शासित शासन, उपराज्यपाल और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी। देखिए दिल्ली नहीं, इसमें केंद्र शासित शासन में ये चीजें आएंगी, इसमें देखते हैं दिल्ली का प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नियंत्रित होता है, जिसमें केंद्र सरकार का प्रभुत्व ज्यादा होता है। हालांकि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, इसमें दिल्ली विधानसभा और मुख्यमंत्री होते हैं, जिनका कुछ हद तक नियंत्रण होता है, लेकिन केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है। दिल्ली का प्रशासन 2 मुख्य अंगों में बटा हुआ है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार। ठीक, उपराज्यपाल जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, दिल्ली का राज्यपाल उपराज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होती है। उपराज्यपाल की प्रमुख जिम्मेदारी और शक्तियां निम्नलिखित हैं, जैसे विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देना, हमने आपको बताया, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना, ये सारी बातें हैं इसमें। उसके बाद दिल्ली विधानसभा देख लीजिए। दिल्ली एक विधानसभा होती है जिसमें 70 विधायक होते हैं। विधानसभा को लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। यह दिल्ली सरकार के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है। विधानसभा दिल्ली के स्थानीय और शहरी मामलों पर कानून बना सकती है। ठीक, जैसे कि इसमें शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, पानी आ गया, बिजली आ गया, नगर पालिका सेवाएं आ गई, सार्वजनिक परिवहन आ गया। हालांकि दिल्ली सरकार का नियंत्रण केंद्र से जुड़े मामलों पर नहीं होता है, जैसे पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति, कानून व्यवस्था है, इसके लिए दिल्ली सरकार को केंद्र से सहमति लेनी पड़ती है। ठीक, फिर इसमें देखिए मुख्यमंत्री एक घटक है और उसके मंत्री। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री होता है जो दिल्ली सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त पार्टी से होती है। ठीक, मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री भी होते हैं जो विभिन्न विभागों का कार्य देखते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के शहरी प्रशासन और नीतियों के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन उसे केंद्र सरकार की नीतियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना होता है। ये बात हो गई। फिर केंद्र सरकार का प्रभाव क्या रहता है? दिल्ली के केंद्र सरकार पर प्रभाव अधिक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामले हैं। तो ये सब क्या है, इस सब इसमें नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप होता है। दिल्ली पुलिस देखिए, पहला है दिल्ली पुलिस, उसके बाद फिर हो गया दिल्ली का विकास और भूमि उपयोग, है ना। तो इसमें देख लेते हैं दिल्ली में भूमि उपयोग, शहरी नियोजन और विकास के मामलों में केंद्र का नियंत्रण है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA जो दिल्ली में शहरी विकास योजना और निर्माण कार्यों की निगरानी करता है, वह केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार के पास इन मामलों में सीमित नियंत्रण होता है और इसे केंद्र से अनुमति लेनी होती है। फिर दिल्ली का न्यायिक ढांचा क्या है? आपको पता है दिल्ली का न्यायिक ढांचा केंद्र और राज्य के अधिकारों के मिश्रण से प्रभावित है। दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय है, ठीक, जो राज्य और केंद्र संबंधित मामलों में न्यायिक निर्णय लेता है। दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली का उच्च न्यायालय आप जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक, उसके बाद स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट। दिल्ली में स्थानीय प्रशासन का कार्य दिल्ली नगर निगम MCD जिसको बोलते हैं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। इन निकायों का कार्य दिल्ली का शहरी विकास, सफाई, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति और सड़क निर्माण से संबंधित होता है। इन निकायों का प्रशासन दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करते हैं। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में माना जाता है, परिभाषित किया गया है, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB है ना, प्लानिंग बोर्ड जिसको बोलते हैं, NCR मतलब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन
प्लानिंग बोर्ड का कार्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में समन्वय और विकास की योजनाओं को बनाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण, अभी उसी की बात हो रही थी। तो डीडीए क्या है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दिल्ली शहरी विकास के लिए प्रशासनिक ढांचा दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित होता है। दोनों का उद्देश्य दिल्ली के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, लेकिन इनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। देखते हैं क्या है दिल्ली विकास प्राधिकरण। डीडीए का क्या है? दिल्ली का विकास प्राधिकरण की स्थापना 1957 में भारतीय संसद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा 1957 में की गई। इसका उद्देश्य दिल्ली के समग्र शहरी विकास योजना और बुनियादी ढांचों का विकास करना है। डीडीए का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली की शहरी विकास के लिए समन्वित और व्यवस्थित योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना है। फिर मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं? हमने बताया शहरी नियोजन और विकास। डीडीए दिल्ली के लिए शहरी योजनाएं बनाता है। इसमें भूमि उपयोग, आवास, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक, किसकी योजनाएं हैं? यानी आवास कैसे देने हैं, वाणिज्यिक, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र, ठीक, इसके बारे में योजनाएं बनाना। यह शहरी विकास के लिए जोनिंग और उपयोग की अनुमति, लैंड जोनिंग और लैंड यूजिंग परमिशन देती है। ठीक, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी क्षेत्रों में समुचित विकास हो। फिर आवासीय योजना, हाउसिंग स्कीम्स क्या है? डीडीए का प्रमुख कार्य दिल्ली में आवास योजनाएं बनाना है। यह दिल्ली में विभिन्न आवासीय योजनाएं संचालित करती है, जिनमें दिल्ली वासियों के लिए फ्लैट्स और आवासीय प्लाट्स आवंटित करना शामिल है। ठीक, डीडीए सस्ते आवास योजनाएं जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स जो होती हैं का संचालन करती है, जिससे दिल्ली में मध्यम वर्ग के लोगों को भी किफायती आवास उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर भूमि विकास आवंटन, हमने बताया भूमि के उसके लिए आवंटन करती है, उसके लिए विकास, बिक्री और आवंटन किया जाता है। योजनाएं तैयार होती हैं, फिर समुचित तरीके से उनका सुनिश्चित किया जाता है। फिर बुनियादी ढांचे का निर्माण, फिर देखते हैं डीडीए दिल्ली की में बुनियादी ढांचे और सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, है ना, ये देखिए पार्कों का निर्माण करती है। यह दिल्ली में नए क्षेत्र जैसे नरेला, रोहड़ी, द्वारका के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। अभी जो नए क्षेत्र बने हैं। फिर नई दिल्ली का नियोजन, डीडीए का एक महत्वपूर्ण कार्य नई दिल्ली के लिए योजनाएं बनाना है, क्योंकि नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। इसका प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व है। संगठन और संरचना, डीडीए की संरचना में एक मुख्य अधिकारी, वाइस चेयरमैन, वीसी जिसको बोलते हैं, और कई विभागीय अधिकारी होते हैं जो शहरी नियोजन और भूमि विकास, बुनियादी ढांचा और आवासीय योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। फिर दूसरा है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली में नगर निगम का कार्य शहरी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करना है। दिल्ली में मुख्य रूप से 3 नगर निगम है। ठीक, पहला कौन सा है? नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, एनडीएमसी, एमसीडी और ईडीएमसी, ये 3 है। ठीक, कहाँ कहाँ पे है इसमें सब लिखा हुआ है। जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करती है। एमसीडी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय प्रशासन नागरिक सेवाएं प्रदान करने का लिए जिम्मेदार है। जैसे यह सफाई, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, अस्पताल सेवाएं, शिक्षा और निगम पार्षदों के माध्यम से नागरिक सेवाओं का प्रबंधन करती है। ईडीएमसी उत्तर पश्चिम दिल्ली नगर निगम बोलते हैं इसको। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के लिए विशिष्ट स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदारी इन नगर निगमों की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां, स्वच्छता और सफाई रखना है, जल आपूर्ति और सीवरेज, स्वास्थ्य सेवाएं, शहरी विकास निर्माण कार्य, शैक्षिक सुविधाएं, पार्क और खेल सुविधाएं, संगठन संरचना इसमें ये देख लेते हैं। तो इतने सब काम हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं। फिर नगर निगम की संरचना में महापौर, ठीक, और नगर निगम के पार्षद होते हैं। नगर निगम के पास प्रशासनिक विभाग होते हैं जो इन कार्यों का कार्यान्वयन करते हैं। महापौर का चयन नगर निगम के पार्षद द्वारा किया जाता है। ठीक, ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, अब ये यहाँ पे जाते हैं, न्यायिक व्यवस्था समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम देख लेते हैं इसमें क्या है। दिल्ली का उच्च न्यायालय भारत का एक प्रमुख न्यायिक संस्थान है। ठीक, यह दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था का मुख्य हिस्सा है। दिल्ली में न्यायिक व्यवस्था का ढांचा केंद्र और राज्य सरकार के विधायी और कानूनी प्रभावों को संतुलित करता है। यह न्यायिक प्रणाली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। देखते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय, पहले दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1966 में भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई। यह दिल्ली राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, यह न्यायालय भारत के उच्च न्यायालयों में से एक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों के लिए कानूनी मामलों का निपटारा करना है। संरचना और न्यायाधीश, दिल्ली में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में दिल्ली में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में के अलावा 30 से 40 न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में एकल बेंच, सिंगल बेंच और खंडपीठ डिवीजन बेंच होती है। एकल बेंच में एक न्यायाधीश होते हैं, जबकि खंडपीठ में 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र आप जानते ही हैं, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पास नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, व्यावसायिक मामलों की सुनवाई अधिकार है। यह अदालत संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करती है। सरकार द्वारा पारित आदेशों को, दिल्ली सरकारों के फैसलों को न्यायिक समीक्षा करती है। उच्च न्यायालय कानूनी विवादों और मूल अधिकारों का उल्लंघन संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। मुख्य कार्य क्या है? संवैधानिक मामलों का निपटारा करना है, न्यायिक समीक्षा करना है, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं जिसको। फिर न्यायिक हस्तक्षेप, मान लीजिए कुछ मामला ऐसा बना जिसमें कुछ ऐसा इंटरफेयर करना जरूरी है, तो वो जो है हाई कोर्ट सीधे उसमें ले लेता है संज्ञान। ठीक, आपराधिक मामले उस पर सुनवाई करती है, नागरिक मामले उस पर सुनवाई करती है। नागरिक मामले में जानते हैं आप सिविल मैटर्स जिनको बोलते हैं, संपत्ति विवाद, अनुबंध, पारिवारिक मामलों, श्रम विवादों जैसे नागरिक मामलों पर सुनवाई करती है। फिर न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस क्या? दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है, जैसे वाद दायर करना, साक्ष्य सुनवाई करना, फैसला देना, अपील करना। ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस है। फिर निचली अदालत, लोअर कोर्ट्स भी हैं, सत्र न्यायालय, सिविल सेशन कोर्ट्स भी हैं, सिविल कोर्ट भी हैं। फिर महिला अदालत, फैमिली कोर्ट है ना, श्रम अदालत, लेबर कोर्ट हो गई, ये सारी कोर्ट्स हैं। उसके बाद फिर अर्थशास्त्रिक अपराध न्यायालय, इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट। ठीक, लीगल एड, कानूनी सहायता प्रदान करना। लीगल एड जानते हैं आप? लीगल एड ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को वकील नहीं मिल रहा है, या किसी को लीगल संबंधी कुछ जानकारी लेनी है, उसके बारे में जानना है, तो इससे प्राप्त कर सकता है लीगल एड से। फिर दिल्ली में चुनावी प्रणाली। ठीक, अब चुनाव प्रणाली सबसे अहम है, ये भी देख लेते हैं। दिल्ली में चुनावी प्रणाली का उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन करना है। दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया में संविधान, कानूनी प्रावधान और चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली में के चुनावों में 2 प्रमुख स्तर होते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। ठीक, यहाँ पर दिल्ली के चुनावी प्रणाली में विस्तृत रूप से समझते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव कैसे होता है? दिल्ली विधानसभा चुनाव दिल्ली की राजनीतिक सरकार का गठन करते हैं। दिल्ली के नागरिक इन चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो दिल्ली विधानसभा में अपनी पार्टी या गठबंधन का नेतृत्व करते हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। ठीक, इनमें से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता निर्वाचन क्षेत्रों, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं जिसको, में बांटे जाते हैं। विधानसभा चुनाव पार्टी के आधार पर होते हैं, जहां राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मैदान पर उतारते हैं। ठीक, मैदान तो ऐसा मैदान कि पूरा मैदान ही हो जाता है। निर्वाचन प्रणाली क्या है? दिल्ली में विधानसभा का चुनाव प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, सबसे अहम चीज है, ईवीएम के माध्यम से एकल मतदान होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट मिलता है, जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह विजयी होता है। ये तो सबसे नई बात है भाई। फिर विधानसभा चुनाव प्रक्रिया आपको पता है कि पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा, प्रत्येक पार्टी अपने उम्मीदवारों को घोषित करती है, सूची घोषित करती है। इनमें उम्मीदवारों का चुनाव पार्टी के आंतरिक चुनावों या निर्वाचन समिति द्वारा होता है। ठीक, चुनाव प्रचार, उम्मीदवार चुनाव प्रचार करते हैं, रैलियां, जनसंपर्क और टीवी रेडियो विज्ञापन शामिल होते हैं। ठीक, मतदान, चुनाव के दिन सभी पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। ठीक, फिर मतगणना और परिणाम निकलते हैं। फिर मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है। अभी जैसे चयन होना है, अभी नामित नहीं हुआ है। ठीक है, आशाएं तो बहुत लगाई जा रही हैं, देखो कौन बनता है। फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद जो पार्टी गठबंधन सबसे अधिक सीटें जीतता है, वह जो है मुख्यमंत्री, अपनी महामंत्रिपरिषद नियुक्त होती है। फिर मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के मार्गदर्शन पर होती है। फिर लोकसभा चुनाव तो जानते हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं टोटल। दिल्ली में लोकसभा चुनाव भारत में के संसद में दिल्ली राज्य के प्रतिनिधि को चुनने के लिए होते हैं। ये चुनाव देश भर में एक साथ होते हैं और इसमें दिल्ली के लिए कुल 7 लोकसभा सीटें होती हैं। ठीक, चलिए
संरचना देख लीजिए, सात सात सीटें कौन कौन सी हैं? चांदनी चौक है, दिल्ली सेंट्रल, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली। ठीक है, तो ये तो 7 हो गई। फिर चुनाव प्रक्रिया आपको सारी मैंने बताई दी, प्रचार, मतगणना, मतदाता, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये होगी संरचना इसकी। वो एमसीडी की बात हमने कर दी, दिल्ली एमसीडी, नगर निगम, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, ये सारी कर दी। इसकी संरचना देख लेते हैं, इसका भी चुनाव होता है। ठीक, ये 3 दिल्ली नगर निगम है, 3 मुख्य क्षेत्र विभाजित है, उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्व दिल्ली नगर निगम। इन 3 नगर निगम में कुल 272 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद चुना जाता है। ठीक, फिर चुनाव प्रक्रिया, एमसीडी के चुनाव वार्ड में से एक उम्मीदवार चुना जाता है, या चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से होते हैं। मतदान के बाद मतगणना होती है और सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार घोषित हो जाता है, जीत जाता है। चुनावी सुधार क्या है दिल्ली में? दिल्ली में चुनावों के दौरान कुछ प्रमुख सुधारों की दिशा का काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। आचार संहिता, चुनाव के समय आचार संहिता लागू होती है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। ठीक, ताकि जो है आए और वोट करे अपना आदमी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अब आ गए एनसीआर पे। अब एनसीआर को समझ लेते हैं क्या है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, भारत में एक विशेष क्षेत्रीय योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में समग्र और समन्वित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। एनसीआर का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआर पीबी द्वारा किया जाता है, जो इसके विकास और प्रशासन से संबंधित मामलों की निगरानी करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का गठन का उद्देश्य देख लेते हैं। स्थापना कब हुई एनसीआर की? 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य दिल्ली के बढ़ते दबाव से निजात पाने के लिए आसपास के क्षेत्रों का समग्र और समन्वित विकास करना था। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की सीमाएं, एनसीआर की सीमा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एनसीआर में दिल्ली के अलावा ठीक हरियाणा, ठीक हरियाणा का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल है। एनसीआर के तहत आने वाले राज्य हरियाणा के कुछ हिस्से जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर आदि हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा है ना, हापुड़ आदि। राजस्थान के कुछ हिस्से जैसे भरतपुर आता है। एनसीआर में सामरिक योजना में ये क्षेत्र शामिल है क्योंकि ये दिल्ली के शहरी विस्तार को सहारा देने के लिए एक अहम है, और इन क्षेत्रों में सुविधा और बुनियादी ढांचे को सुधार जरूरी है ना। आगे देखते हैं विशेषताएं क्या है एनसीआर की, विशेषताएं देख लेते हैं। आर्थिक विकास, एनसीआर का आर्थिक विकास दिल्ली के आर्थिक दबाव को कम करता है, और जैसे गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद आदि में उच्च स्तर और आधुनिक उद्योगों, सॉफ्टवेयर कंपनियां और ऑफिस स्पेस का विकास हुआ है, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और दिल्ली का दबाव कम हुआ है। ठीक, परिवहन कनेक्टिविटी, एनसीआर के बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी का विकास है। मेट्रो नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग चारों तरफ से है ना, चाहे जहाँ जाना है आपको वहाँ से बस मिलेगी, सारी सुविधाएं, रेल मार्ग, ट्रेनें आपको मिलेंगी, निजामुद्दीन स्टेशन है ना, सारी चीजें वहाँ पे परिवहन से संबंधित कनेक्टिविटीज हैं। फिर शहरीकरण, एनसीआर के क्षेत्रों में शहरीकरण को समन्वित रूप से बढ़ावा दिया गया है, जैसे आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। इसके तहत नए शहरों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र आवास की समस्या का समाधान हुआ है। पर्यावरण संरक्षण, आप जानते हैं पर्यावरण पे बहुत काम दिल्ली कर रही है, लेकिन अभी नाकाम है। हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, जा करके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब इसकी विशेष स्थिति और उसका संवैधानिक आधार देख लेते हैं। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और इसकी प्रशासनिक, राजनीतिक और स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। ठीक, अलग है। दिल्ली को भारत में के संविधान में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और संवैधानिक संरचना के अनुसार संविधान द्वारा अलग स्थिति प्रदान की गई है। जैसे देखते हैं दिल्ली संवैधानिक दर्जा, संविधान में दिल्ली का उल्लेख हमने बताया आर्टिकल 239 ए में और आर्टिकल 239 ए बी के तहत किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसमें बनाया गया है इसको। दिल्ली की संवैधानिक दर्जा
हमने आपको बताया कि दिल्ली का संवैधानिक दर्जा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, लेकिन इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। दिल्ली में दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा भी है, परंतु यह सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। दिल्ली में केंद्र सरकार का प्रभाव भी अत्यधिक रहता है। क्यों अधिक रहता है? क्योंकि उपराज्यपाल इसमें क्या करते हैं, जो भी आप बिल बनाएंगे उसमें आपकी उनको सहमति देनी पड़ेगी। दिल्ली में राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि कानून नियंत्रण केंद्र सरकार को ही रहता है। ठीक। दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा हमने बताया, दिल्ली सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिश्रित स्थिति में दर्शाता है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की भूमिका रहती है। संरचना निम्नलिखित है, जैसे कि दिल्ली सरकार हो गई, ठीक, विधानसभा रहेगी, मुख्यमंत्री रहेंगे, 70 सीटें होती हैं, उनका मंत्रिपरिषद चुना जाता है, ये सब रहता है। फिर केंद्र सरकार का नियंत्रण, जैसे केंद्र सरकार नियंत्रण होता है, कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि अधिग्रहण केंद्र के अधीन होते हैं। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो कि इस पे सारे कार्य संपन्न करता है। ठीक, दिल्ली कार्य का समन्वय बनाया रहता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर आपको बता दिया, सारे क्षेत्र बता दिए मैंने कि इसमें हरियाणा का क्षेत्र आ रहा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, और भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र आ रहा है। दिल्ली का तो पूरा क्षेत्र है ही है इसमें। ठीक, ये संरचना है। विशेष स्थिति हमने आपको बताई, विशेष स्थिति, संवैधानिक आधार, ये भी हमने आपको आर्टिकल भी बता दिया, 239A है, 239A भी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। इसमें 239A में अनुच्छेद के अनुसार क्या बताया गया है कि दिल्ली को संवैधानिक रूप से एक विशेष स्थिति प्राप्त है। इसके तहत दिल्ली को स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन दिल्ली की सरकार के अधिकार कुछ सीमा तक केंद्र सरकार के अधीन होंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री और विधानसभा का गठन हुआ है, लेकिन कानून व्यवस्था और पुलिस जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं। अनुच्छेद 239A भी दिल्ली की सरकार का नियंत्रण, 239A में यह प्रावधान है कि अगर दिल्ली में आपातकालीन स्थिति, ठीक, उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार दिल्ली के प्रशासन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। ठीक, इसका मतलब यह है कि दिल्ली के प्रशासनिक अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, अस्थायी रूप से छीन लिए जा सकते हैं, यदि संविधान में नियंत्रण, यदि निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं। जो शर्तें डाली गई हैं अगर वो पूरी हो रही हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन आ रही है, तो जो है केंद्र सरकार पूरा टेक ओवर कर लेगी। ठीक है। फिर दिल्ली शासन और शक्ति का वितरण, दिल्ली विधानसभा है ना, दिल्ली विधानसभा है, फिर दिल्ली में उपराज्यपाल है। इसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार की विधायी अंग है, 70 सदस्य होते हैं। ठीक है। दिल्ली विधानसभा के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, परिवहन और विकास के क्षेत्रों में अधिकार होते हैं। हालांकि दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि कानून जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार नहीं होते, ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। उपराज्यपाल दिल्ली का प्रतिनिधि होते हैं और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल का कार्य दिल्ली सरकार के कामकाज पर निगरानी करना है, केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करना है। उपराज्यपाल का अधिकार दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करना, कानूनी विवादों पर निर्णय लेना, ठीक, हो सकता है। ठीक, और दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उपराज्यपाल का हस्तक्षेप केंद्र सरकार की अनुमति से होता है। संवैधानिक विवादों का समाधान, संवैधानिक, जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं तो यह विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है और वही संविधान प्रावधानों की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए 2018 में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में अधिकारों को लेकर के एक महत्वपूर्ण विवाद था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में के संसदीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये बात कही गई थी। अब देख लेते हैं दिल्ली में राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दिल्ली के संवैधानिक दर्जे को लेकर बहस चलती रहती है। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता पर कई राजनीतिक दल और विश्लेषक जोर देते हैं। इसके समर्थन में कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं, जैसे पूर्ण स्वायत्तता। अब यहाँ पे बात आ गई, दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए दिल्ली सरकार को अपने मामलों में पूर्ण अधिकार मिलेंगे और पुलिस और कानून व्यवस्था, इससे सरकार को अपने क्षेत्रों में बेहतर शासन के और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। केंद्र का हस्तक्षेप कम होगा, दिल्ली का राज्य का दर्जा देने से केंद्र का हस्तक्षेप कम हो सकता है, जिससे राज्य की सरकार के अधिकारों का सम्मान होगा। हालांकि इसके विरोध में भी तर्क है, जो कि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी क्या है, राष्ट्रीय राजधानी है, जिसमें राज्य को दर्जा दिया जाता है, तो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव राजनीतिक समस्या पैदा कर सकता है ना। दिल्ली के केंद्र सरकार के संबंध देख लेते हैं।
देखिए ये पॉइंट क्या है, दिल्ली में प्रशासनिक ढांचा अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, हमने आपको बताया ही। तो दिल्ली और संवैधानिक दर्जा और उसके केंद्र साथ संबंध को समझते हैं हम। देखते हैं पहला दिल्ली का संवैधानिक दर्जा, हमने आपको बता ही दिया संवैधानिक दर्जा है। यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है, संविधान में इसको 239 ए में दिया गया है। ठीक, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों का वितरण है, मतलब लिस्ट में संघ सूची है, संघ यूनियन लिस्ट में इस सूची में विषय आते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। रक्षा, विदेश नीति, मुद्रण आदि। राज्य सूची इस सूची में विषयों में से संबंधित है, जैसे कि इसमें जो राज्य है वो अपने कानून बनाएगी। दिल्ली के मामले में पुलिस, पानी आपूर्ति, शासनिक प्रशासन, अन्य विषयों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण अधिक है। ठीक, समवर्ती सूची, इस सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। ठीक, तो ये हो गया। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सामंजस्य हमेशा विरोधाभास रहा है, क्योंकि सरकार चेंज होगी, सरकार अगर इधर उधर रहेगी तो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, तो इसको बनाना जरूरी है। कानून व्यवस्था में पुलिस जो है वो केंद्र के पास है, स्थानीय प्रशासन और अन्य कार्यकारी योजनाओं पर अधिकार किसको प्राप्त है, राज्य सरकार को इस पे स्थानीय प्रशासन पर वो अधिकार प्राप्त है, बल्कि कानून और उसमें सेंटर को पुलिस वगैरह का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक विवाद आपको बताया ही हमने, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री का आपस में संवैधानिक मतभेद रहता है, मतलब उसमें मतभेद ये रहता है कि भाई मुख्यमंत्री ने विधानसभा से कुछ पास किया बिल और जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको एग्री नहीं किया। ठीक, दिल्ली सरकार के अधिकार क्या क्या हैं, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधानसभा के माध्यम से कुछ मामलों में कानून बना सकती है। दिल्ली सरकार कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का अधिकार है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी आपूर्ति, परिवहन, दिल्ली सरकार राजस्व और वित्तीय प्रबंधन के मामले में कुछ हद तक स्वतंत्र होती है, लेकिन केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका, दिल्ली के में उपराज्यपाल का कार्य केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक मध्यस्थ की तरह होता है, मतलब एक बिचौलिया है ना, वह केंद्र सरकार के आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है और दिल्ली सरकार के कार्यों को संवैधानिक रूप से पालन करते हैं। राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, उपराज्यपाल के पास, जिनका उपयोग वह तब कर सकता है जब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विरोधाभास उत्पन्न होंगे। ठीक है, संवैधानिक विवाद और हस्तक्षेप, संवैधानिक विवाद जब राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जब विवाद उत्पन्न होता है तो संवैधानिक विवाद और हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उसको जो सॉर्ट आउट किया जाता है ना। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, राज्यपाल के पास ये अधिकार होते हैं कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं जब दिल्ली में संवैधानिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता हो। यह सिफारिश अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है, जो केंद्र सरकार को राज्य में सीमित नियंत्रण रखने की अनुमति देते हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच संवाद, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच संवाद एक मुख्य चैनल उपराज्यपाल होता है, हमने आपको बताया, वही मध्यस्थ का काम करता है। राज्यसभा में दिल्ली से संबंधित विधेयक, जब दिल्ली से संबंधित विधेयक पास करती है, हम वही बात आ गई कि विधानसभा से क्या हुआ, विधेयक पास हुआ और उपराज्यपाल मंजूरी दे देगा तो वो काम चालू हो जाएगा, वो नागरिकों के हित में आ जाएगा, नहीं देगा तो वो होल्ड भी कर सकता है। ठीक, ये उपराज्यपाल और उसके बीच में संबंधित कार्य होता है। फिर दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका, अब ये देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर संवैधानिक पद है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होता है। दिल्ली में विशेष संवैधानिक दर्जा और इसके प्रशासनिक ढांचे के कारण उपराज्यपाल की भूमिका अन्य राज्य के राज्यपाल से थोड़ी अलग है। उपराज्यपाल का कार्य दिल्ली के केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना है, कानून प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप शासन करना। ठीक है, ये एक मध्यस्थ का कार्य करता है, संवाद में समन्वय पैदा करता है। ठीक, राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार, दिल्ली के राज्यपाल की भूमिका निर्धारण भारतीय संविधान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है। भारतीय संविधान में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में उपराज्यपाल को क्या रखा गया है, डाला गया है। दिल्ली के राज्यपाल और उपराज्यपाल में राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक, उपराज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होते हुए दिल्ली में शासन की निगरानी और नियंत्रण रखना है। संवैधानिक शक्तियां क्या हैं,
दिल्ली में राज्यपाल की शक्तियां कर्तव्य संविधान के कानून द्वारा निर्धारित हैं, जिनका उद्देश्य दिल्ली के प्रशासन में संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है। राज्यपाल की कुछ प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय, विधानसभा और विधायी प्रक्रिया की में भूमिका, ये तो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। दिल्ली सरकार के गठन में मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मंत्रिमंडल जो सरकार बनेगी फिर मंत्रिमंडल नियुक्त करती है, अपना मंत्रिपरिषद बनाती है, उसमें जो है करती है, ठीक है। राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जब दिल्ली सरकार का गठन किया जाता है। उपराज्यपाल मुख्यमंत्री के मंत्रियों की नियुक्ति करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त कर सकता है। यदि राजनीतिक स्थिरता होती है तो राज्यपाल केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संबंध, राज्यपाल मुख्यमंत्री में साथ संवाद का सहयोग करते हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल राज्यपाल उपराज्यपाल को सलाह देते हैं, लेकिन राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार संविधान और केंद्र की नीतियों का पालन कर रही है। अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार संविधान से बाहर जा रही है तो वह केंद्र सरकार को सूचित कर सकता है। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है, ठीक है। विवाद समाधान और मध्यस्थता करता है, ठीक। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप, जैसे राज्यपाल का एक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। वह लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन पर निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि दिल्ली सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन करती है। दिल्ली की पुलिस और कानून व्यवस्था, दिल्ली में पुलिस और कानून व्यवस्था के मामलों में राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है और उपराज्यपाल का काम होता है कि सुनिश्चित करना होता है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे, है ना। तो कुछ ये था आपके लिए दिल्ली का वीडियो, है ना। आपको मैंने दिल्ली के बारे में, दिल्ली का क्या है रोल, दिल्ली कैसे बनी है, दिल्ली में क्या स्वायत्तता का नियम चलता है, कैसे उनको उनके विषय जो हैं अलग अलग हैं और कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं, कैसे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। आपके जितने भी शुरुआत में क्वेश्चन थे उनको सबको मैंने इसमें पिरो दिया है। आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा और आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, क्वेश्चन आपको जैसे भी दिल्ली से संबंधित कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप इससे जो है अपना आंसर आराम से कर सकते हैं। सारे फैक्चुअल पॉइंट भी इसमें आ गए हैं और सारे अगर आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी आ गया है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।